आज भी हम बातचीत करेंगे अपने जानकारों से और समझेंगे किस तरह से बाजार को वो फिलहाल आंक रहे हैं। लेकिन पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा किस तरह से मार्केट रहा। दरअसल ये पूरा हफ्ता बाजार के लिए एक दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पर पूरे हफ्ते मार्केट्स ने बहुत बड़ी रेंज तो नहीं लेकिन वही 19,250 या 19,200 नीचे की तरफ, 19,500 19,600 ऊपर की तरफ, इसी की रेंज के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन इस रेंज के अंदर जो मेजरली मार्केट में अपमूव आया वो आया ब्रॉडर मार्केट्स में, यानी कि मिड कैप में, स्मॉल कैप इंडेक्स में, जहां पर एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। एक नए रिकॉर्ड स्तरों पर मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। सेक्टर का प्रदर्शन आपके सामने है, जहां पर रियल्टी, मेटल, ऑटो, आईटी, एनर्जी, ये कुछ ऐसे इंडेक्स थे जहां पर खरीदारी थी। और क्योंकि कैश मार्केट के शेयरों में ज्यादा कामकाज था और पीएसयू इंडेक्स ज्यादा चले थे, इसलिए आपको रियल्टी और मेटल में एक बढ़िया तेजी दिखाई पड़ेगी। ऑटो इंडेक्स अपने रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, 3.5% का उछाल वहां पर रहा। आईटी में चाल आई, लेकिन आईटी की चाल में मेजर पार्टिसिपेशन जो था वो पार्टिसिपेशन आपको मिड कैप आईटी का ही दिखाई पड़ेगा। हालांकि फ्रंट लाइन आईटी जो है, फ्रंट का आईटी जो है, वहां पर इतना मूव नहीं है। एनर्जी स्पेस में करीब 1.5% का मूव है, खासतौर से क्योंकि वो जो सरकारी कंपनियां हैं वहां पर एक अच्छी खरीदारी एनटीपीसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया ऐसे शेयरों में आते हुए दिखाई पड़ी है। इस हम आज हम बात करेंगे गौरांग सर से, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही शर्मिला मैम से हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ उनके इंडिविजुअल पिक्स पर भी हम चर्चा करेंगे। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो गौरांग सर, मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि बाजार एक बड़े दायरे में तो फंसा हुआ है लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में बड़ी अच्छी खरीदारी है और उसका फायदा कुछ हद तक प्रमोटर्स भी उठा रहे हैं, वहां पर भी सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कैसे इसको देखें, कैसे इसको इवेल्युएट करें, कितना कॉशियस रहें, कैसे समझे, क्या एसआईपी मोड में जाएं, आउटराइटली अभी भी खरीदारी करें, कॉशियस स्टांस रखें, क्या करना चाहिए? देखिए, एसआईपी मोड और आउटराइट ये निर्भर करता है हर एक निवेशक के जोखिम झेलने की क्षमता के आधार पर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सुमित, और आप सभी को शुभ दिन। तो ये निर्भर करता है कि किसके पास कितनी जोखिम झेलने की क्षमता होती है। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ज्यादा है तो आप सीधे सीधे बाजार में आएंगे, अगर नहीं है और समझ थोड़ी कम है तो आप एसआईपी का इस्तेमाल कीजिए। इस प्रकार से आप बिल्कुल, लेकिन आप भाग बिल्कुल ले। ये जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत देश की और शेयर बाजार की, उसमें जहां तक बाजार का प्रश्न आपने पूछा, तो हमारा आज भी ये मानना है और ये हमने करीबन 3 हफ्ते पहले भी ये राय दी थी। 19,200 19,300 नीचे के तरफ निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, 19,500 600 ऊपर के तरफ, इसी दायरे में मेरे ख्याल से और भी थोड़ा बहुत समय बिताएगा बाजार। अगर निर्णायक तरीके से 19,200 के नीचे निफ्टी स्पॉट बंद आता है सुमित, मैं मार्केट क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, तो शायद थोड़े बहुत और नीचे के तरफ के दायरे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो भी बैकड्रॉप ऑफ इवेंट्स हो चुके हैं उसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि ये इसके नीचे जाकर के बाजार बंदेगा। जहां तक रहा सवाल छोटे मझौले शेयर का, तो छोटे सूचकांक के शेयर में आपको बहुत ध्यान देकर के निवेश करना चाहिए, क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के नतीजों के आधार पर, मैनेजमेंट के आधार पर। मिड कैप में भी आपको थोड़ा बहुत लिबरल हो सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यहाँ पर भी सेक्टर स्पेसिफिक स्टोरीज पर आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टोरी स्पेसिफिक आपको ध्यान देना होगा। लेकिन एक चीज गौरांग सर ने बिल्कुल सही कही कि आप पार्टिसिपेट ना करें वो गलत होगा। पार्टिसिपेट ज्यादा करें, कम करें, एसआईपी में करें, बल्क में करें, वो एक अलग की बात है, लेकिन पार्टिसिपेट जरूर करिए इस बाजार की तेजी में भी और बाजार में भी। लेकिन थोड़ा कॉशियस स्टांस जरूर रखिएगा बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज को लेकर। शर्मिला मैम, आप कैसे देख रहे हो मार्केट्स को? क्योंकि एक तरफा तो तेजी है और तेजी मिड कैप स्मॉल कैप में तो बहुत तेजी है, जहां पर वैल्यूएशन को अभी फिलहाल कोई देख ही नहीं रहा है। तो कुछ जगहों पर तो एक्सटेंसिव वैल्यूएशन है, कुछ जगहों पर अभी भी खरीदारी हुए जा रही है, भले वो ऑल टाइम हाइस पर है। सो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, क्या करें अभी सिचुएशन में? बिल्कुल, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि जहां तक मिड कैप और स्मॉल कैप का सवाल है, द मार्केट एब्सोल्युटली ऑन फायर। और थोड़ा सा ना वो एक होता है ना जिसको फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उस प्रकार का फीलिंग मुझे लगता है कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमें देखने मिल रहा है। और ग्रेविटी डिफाइनिंग सॉर्ट ऑफ डिफाइन मूव्स हमने देखे एक तरफा, तो वो थोड़ा स्केरी रहता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कि जैसे गौरांग कह रहे थे, आई थिंक वो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए चीज कि आपको पार्टिसिपेट करना है और उसके साथ साथ किस तरह के स्टॉक्स आप चुनते हैं,
इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और आपको मिड कैप स्पेस पसंद है, और होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को अगर कोई चीज जो लार्ज कैप में रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, वो बेहतरीन रिटर्न्स आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में मिल सकते हैं। लेकिन यही है कि सिर्फ ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जहां पर आपको लगता है कि आगे चलकर इसमें स्टोरी बनी रह सकती है। और एक मुझे खतरा जो जो नजर आ रहा है वो ये है कि सेक्टर रोटेशन इज अ थिंग, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स को एक सेक्टर पसंद आने लगता है तो फिर आप देखते हैं कि हर कोई स्टॉक जो वो उस सेक्टर में है उसमें हम एक बाइंग देखते हैं, एक बढ़त देखते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसमें खतरा यही होता है कि आपने भले ले लिया, जैसे कि अभी केमिकल प्ले सब केमिकल स्टॉक्स पर काफी फोकस है, तो आपने कोई भी उस तरह का स्टॉक ले लिया, तो जब वो सेक्टर आउट ऑफ फेवर जाएगा और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आपको यही ध्यान में रखना है कि आपने उस स्टॉक को एक एक फंडामेंटल रीजन, एक लॉन्ग टर्म रीजन को ध्यान में रखकर और वैल्यूएशंस को देखकर आपने ये स्टॉक खरीदा है, तो थोड़ा आपको शायद पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर फोकस पूरी तरह दूसरे सेक्टर पे चला जाएगा, तो फिर आपका स्टॉक किधर नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स कभी कभी फिर थोड़े निराश हो जाते हैं ऐसे में, तो वो आपको थोड़ा आई थिंक ध्यान देना चाहिए ऐसे मार्केट में जहाँ स्टॉक्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा वो कॉशन और सिलेक्शन के समय आप जब स्टॉक चुनते हो, तो वो थोड़ा बी लिटिल कि क्यों आप ये स्टॉक लेना चाहते हो, इज इट बेटर टू वेट, वो तरह का आप थोड़ा एक डिसीजन देके फिर आप तो करिए बेजबा। सिचुएशन के वाइज आप कॉल लीजिए। और एक बात शर्मिला ने बिल्कुल साफ बोली है कि बाजार की तेजी के अंदर आपको पिक एंड चूज करना बहुत जरूरी है, और वो पिक एंड चूज स्टोरी के हिसाब से नहीं होता है। कई बारी आपको अच्छा शेयर बुरे दौर में दिखता है, उस तरह की सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करिए और उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब शुरुआत कर लेते हैं कुछ कुछ स्टॉक्स के साथ भी। तो गौरांग सर, बाजार की तेजी में मुश्किल ये होता है कि चुने क्या, क्योंकि कुछ हाथ नहीं आ रहा, कुछ चले ही जा रहा है, तो क्या करा जाए? पहला नाम कौन सा ले? हाथ नहीं आता ऐसा नहीं होता है, आप में हिम्मत नहीं होती है और शेयर बाजार में हिम्मत की कीमत होती है, और शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है। लालच हमेशा यही रहता है हर एक निवेशक की कि मैं सबसे नीचे के दाम में खरीदूं, और उत्सुकता ये होती है सुमित कि मैं सबसे ऊपर के दाम में बेचूं। ये शेयर बाजार है, ये चोर बाजार नहीं है। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि आप अपने संतुष्ट रहिए कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, वरना आप शेयर बाजार में मुनाफा भी कमाएंगे तो मगर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। पहला विकल्प सरकारी बैंक के वित्तीय क्षेत्र से है, और ये जो नतीजे हमने देखे सुमित पहले तिमाही के इस वित्तीय वर्ष के, उसको ध्यान में रखते हुए कवरेज तो थी हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा के, मैं बात कर रहा हूँ, और कवरेज तो थी, लेकिन क्योंकि नतीजा अच्छा है और हमारा अनुमान ये कहता है कि इस साल भी वित्तीय क्षेत्र जैसे पिछले साल भी अच्छा प्रदर्शन किया था आंकड़ों के आधार पर, यहाँ पर आपको एक बेहतर रुझान मिल सकता है। फिलहाल हम 220 का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजों के आधार पर इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और ऋण की मांग कम नहीं हो रही है, ऋण की मांग बढ़ रही है, एसेट क्वालिटी सुधर रही है, प्रोविजनिंग कम हो रहे हैं, और लोन बुक ग्रोथ हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक बेहतर विकल्प है अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके ऊपर आप बैठ कर सकते हैं। गौरांग सर, वो लाइन अच्छी लगी, शेयर बाजार है, चोर बाजार नहीं। आपने जो वो बात बोली ना कि बाजार में टॉप और बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, तो कुछ समय पहले विजय केडिया सर मौजूद थे, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने एक ही लाइन बोली कि बाजार का टॉप और बॉटम या तो भगवान पकड़ सकता है या झूठा। तो आप क्या इसको मानते हो? ऐसा कुछ है क्या? मैं एक चीज मानता हूँ, बाजार की बुद्धिमत्ता अपने जगह पर है। इस ताज को कोई नहीं पहन सका है। ये शेयर बाजार बेताज बादशाह है। इसके तख्त पर बहुत लोगों ने बैठने की कोशिश करी, लेकिन कोई बैठ भी नहीं सका और वो ताज भी नहीं पहन पाए, भले वो कितना ही बड़ा गुरु क्यों ना हो। लेकिन हमें ये मानना चाहिए और हमें सरेंडर करना चाहिए बाजार को, और बाजार की बुद्धिमत्ता को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। हमेशा बाजार ही सही होगा, चाहे आप कितने भी अच्छे ट्रेड को ले लें, आपके लिए हमेशा बाजार ही सही होगा। 220 के टारगेट के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा को बेट कर सकते हैं। अगर आप पीएसयू बैंकिंग में कुछ ढूंढ रहे हैं तो एक अच्छा विकल्प गौरांग सर आपके सामने रख रहे हैं, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। शर्मिला मैम, आपकी तरफ से पहला नाम। तो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि केमिकल स्टॉक्स
काफी चर्चा में रहे हैं, एंड आई थिंक विद गुड रीजन। तो जैसे कि चाइना का टेलविंड निकल गया, जो एक जियोपॉलिटिकल कारण बन गया था कोविड के समय, वो निकल गया, तो हमने ये स्टॉक्स में एक लगातार करेक्शन देखा। लेकिन वी नाउ सीइंग कि इनमें काफी फिर से बाइंग लौट रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस आर स्टेबलाइज हो रहे हैं या बॉटम आउट हो रहे हैं, या जो स्टोरी थी वो फिर से एक बार मार्केट उसको इट्स गिविंग इट्स ड्यू टू दैट स्टोरी। तो ऐसा ही एक नाम है एमी ऑर्गेनिक्स। ये फार्मा इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, और काफी जिस तरह की उनकी देयर बिगेस्ट क्लाइंट इज समबडी कॉल्ड फर्मियन, और उनको वो फार्मा इंटरमीडिएट्स सप्लाई करते हैं। और अब उनका जो रिश्ता है वो और गहरा बनने की वो सोच है कि मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन किया जाए। उनका एक केपेक्स भी आ रहा है, जिनसे उनकी 4 गुना फार्मा इंटरमीडिएट्स बनाने की कैपेसिटी बन जाएगी, और इसमें फर्मियन को जैसे वो और सप्लाई करेंगे। बाकी केमिकल बिजनेसेस में इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स करके एक बिजनेस कहलाता है, वर्टिकल कहलाता है, उसमें उनकी काफी एक अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है आगे चलकर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स इसको ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 1500। तो एमी ऑर्गेनिक्स, इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं शर्मिला मैम, क्योंकि केमिकल की स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी है, और इसमें अलग अलग तरह के सेक्टर हैं। कुछ फूड रिलेटेड केमिकल में है, कुछ एग्रो केमिकल में है, कुछ आउटराइट केमिकल के अंदर है, कुछ बाकी प्लास्टिक रिलेटेड केमिकल में है। तो हर तरह की स्टोरी के स्टॉक्स अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। मिसाल तौर पर यूपीएल नहीं चल रहा है, पीआई चल रहा है, या बेयर नहीं चल रहा है, धानुका चल रहा है एग्रो केमिकल में, जुबिलेंट इंग्रेविया थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन बाकी दीपक नाइट्राइट नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा मतलब क्या माने कि ये स्टेबल हो गया है, टूटेंगे नहीं, चलने के या नहीं चलने का समय बाद में भी आ सकता है? हाँ बिल्कुल, आई थिंक कि जो मैं खतरा पहले जिसका जिक्र कर रही थी वो यही है कि आपको ऐसा स्टॉक नहीं लेना है सिर्फ उसमें अगर केमिकल टैग है तो, क्योंकि जब वो पहला समय था कोविड का, तब जिसमें केमिकल का नाम था तभी स्टॉक चल गए, क्योंकि वो उस समय बनता था, क्योंकि चाइना प्लस वन मैन्युफैक्चरर ढूंढ रहे थे लोग, और उनमें हमने देखा कि वो रेवेन्यूज में भी ट्रांसलेट हुआ बहुत हद तक। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा स्पेसिफिक बनना पड़ेगा कि किस तरह के केमिकल्स बनाते हैं, क्या वो केमिकल प्राइस जो वो बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस टाटा केमिकल करेक्ट होने लगा क्योंकि सोडा ऐश के प्राइसेस गिर रहे थे। अब जैसे ही वो डेटा आने लगा है कि सोडा ऐश प्राइसेस है बॉटम आउट और वहां से इंप्रूव हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि टाटा केमिकल्स में बाइंग आ रही है। सो आई थिंक यू टू बी लिटिल स्पेसिफिक। जैसे मैंने एमी ऑर्गेनिक्स की बात की, दिस इज अ स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस और फार्मा इंटरमीडिएट्स है, तो इसलिए मेरा इसमें कॉन्फिडेंस है। तो आई थिंक वो आप जरूर ध्यान में रखिए कि आप बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द केमिकल, व्हाट इज द बिजनेस, क्या उसकी आगे चलकर पॉसिबिलिटी है, कौन उनके हु आर द पीपल दे आर सप्लाइंग टू, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सिर्फ केमिकल है नाम में इसलिए मत लीजिए, बस इतना ही मेरा कहना है। तो केमिकल देखकर मत लीजिए, लेकिन हाँ पिक एंड चूज जरूर करिए, और पिक एंड चूज करना तो एमी ऑर्गेनिक्स आपके सामने 1500 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। गौरांग सर हमारे साथ बने हुए हैं, शर्मिला मैम बनी हुई हैं, उनसे आगे कुछ और दो पिक्स का समय और रहेगा, तो उनसे आगे दो पिक्स और जाते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और इस हफ्ते हम बातचीत कर रहे हैं गौरांग सर से और शर्मिला मैम से, और अब तक हमने 2 स्टॉक पे चर्चा की है, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और एमी ऑर्गेनिक्स जो कि निकल कर आया भी है। तो गौरांग सर आपकी तरफ से दूसरा नाम? आईटी क्षेत्र की एक बजौली कंपनी है साइंस लिमिटेड। ये कंपनी आईटी एनेबल्ड प्रोसेसेस उपलब्ध कराती है डेवलपमेंट इंजीनियरिंग सेगमेंट के लिए, और जिस प्रकार से निरंतर हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं, अगर मैं नतीजों की बात करूं सुमित, तो बहुत ही शानदार आंकड़े, सिर्फ इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही में नहीं लेकिन उसके पहले भी, और पिछले अगर 6-8 महीने साल भर का आप इसका रुझान देखें तो निरंतर आपको ऊपर के तरफ के दायरे दिखा रहे। चल चुका है थोड़ा बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ से भी हमें लग रहा है कि ऊपर के तरफ के दायरे आपको और देखने मिलेंगे। इसमें राय ये होगी कि इस स्तर पर से आप शुरुआत कीजिए। इनफैक्ट जो भी स्टॉक्स में हम बता रहे हैं आज, पूरी ताकत एक ही समय पर निवेश करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत कीजिए 20, 25, 30%, और फिर जब आपको गिरावट मिलती है तो आप और जोड़ सकते हैं। और हमारा अनुमान ये कहता है सुमित कि आने वाले समय के जो नतीजे होंगे उससे भी शानदार होंगे। फिलहाल बहुत ही साधारण सा लक्ष्य
1800, 1810, 1840 के आसपास का हम लेकर के चल रहे, लेकिन जैसे मैंने बताया, शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए और नतीजे आते हैं बेहतर, तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ पहुंचा देंगे। तो 1810 के टारगेट्स के लिए आप साइंट को देख सकते हैं और मिड कैप आईटी में एक बढ़िया तेजी भी है, तो थोड़ा ध्यान संभाल कर इसमें आप पोजीशंस को आराम से लीजिएगा, आउटराइटली जाने की बजाय। ये भी आपको वरांग सर ने राय दी है। शर्मिला मैम, दूसरा नाम आपकी तरफ से? मुझे साइंट कंपनी बहुत पसंद है और उसी तरह एक और कंपनी बहुत पसंद है, विच इज मैपमा इंडिया। जो आई थिंक जो न्यू एज कंपनीज आई थी उनमें अगर कुछ ऐसे गिने चुने स्टॉक्स मुझे पसंद है तो उसमें मैपमा इंडिया का नाम आता है। दिस इज एन एक्सट्रीमली वेल रन कंपनी और बहुत मेरे हिसाब से बहुत अच्छी मैनेजमेंट है एंड दे कैन डू ग्रेट थिंग्स अगर चीजें उनका जिस तरह से प्लानिंग है और बिजनेस है वो अगर प्रोसीड करती है तो बीच में ये स्टॉक में थोड़ी हमने गिरावट देखी थी क्योंकि रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए थे, लेकिन अगर आप इस क्वार्टर के नतीजे देखेंगे तो उनके हाईएस्ट एवर रेवेन्यू आए हैं और उसके साथ साथ आई थिंक इट स्टैंड्स टू रीजन कि अगर आज की तारीख में कोई भी आप गाड़ी ले तो उसमें नेविगेशन सिस्टम फिट होकर ही आता है। यू नो लॉन्गर हैव टू, इट्स नो लॉन्गर व्हाट आई ट्राइंग टू से इट्स नाउ अ नेसेसिटी, तो इट इज इंटीग्रेटेड इन योर कार इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके साथ साथ अगर आप जिस तरह का उनका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो बिजनेस ग्रोथ है और उनके अलग तरह के जो मॉडल्स है पे फॉर यूज एक्सेट्रा, तो उन सब चीजों को मेरे हिसाब से आगे चलकर और they'll find a bigger market and they'll find more customers, उनका वो भी काफी बिजनेस उस तरह से भी अच्छा ग्रो होगा। So I think this stock can be bought with a target of 2000। 2000 के टारगेट्स के लिए आप स्टॉक को देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग लाइन एक शर्मिला ने बोली कि नई लिस्टिंग में जो भी कंपनियां पसंद हैं उनमें से सी इन्फो को आप देख सकते हैं 2000 रुपए के टारगेट्स के लिए। ओके गौरांग सर, आपके लिए तीसरा नाम कौन सा रहेगा? ये भी आईटी क्षेत्र से होगी, मझौली कंपनी तानला प्लेटफॉर्म्स। हाल ही में हमने काफी तीव्र गति देखी थी ऊपर की तरफ और फिर कुछ खबरों को लेकर के नीचे की तरफ के दायरे। ये कंपनी सुमित वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइडर है। दो मेजर इनके कारोबार है, एंटरप्राइज और प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिससे स्पैम फ्रॉड वगैरह एक्टिविटीज की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। ये करेक्शन जो आया है खास करके हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मौका है उन सब निवेशकों के लिए जिनके पास समय की पाबंदी नहीं है और अगर थोड़ा बहुत समय देते हैं तो लंबी अवधि के लिए जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए वो करीबन 1350 के हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से सरकार भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही, इस जैसी कंपनी तानला प्लेटफॉर्म जैसी कंपनियों को मेरे ख्याल से बहुत बड़ा तो तानला प्लेटफॉर्म ये तीसरा नाम रहेगा जिसके ऊपर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। शर्मिला मैम, आपकी तरफ से तीसरा नाम? I'm going with Tata Consumer Products। अगर थोड़ा मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो जब चंदा जी when he took over as chairman of Tata, he had said कि हमें उन बिजनेसेस में रहना है जहां पर स्केलेबिलिटी हो और आगे चलकर जो मौजूदा साइज है उससे कहीं ज्यादा कंपनी बड़ी हो सके। तो आई थिंक इससे अच्छा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी दैट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, क्योंकि आप देखिए कि कौन से व्हाट आर द बिजनेसेस दिस टाइम। टाटा सॉल्ट है, टाटा संपन्न है विच इज देयर फूड बिजनेस, टाटा सोलफुल है जो एक उन्होंने नया ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है, बेवरेजेस ब्रांड है नरिश को, उसके साथ साथ टाटा कॉफी है, स्टारबक्स है। तो अगर आप इंडिविजुअली भी सोचे कि किस तरह की हम ग्रोथ इन सब बिजनेसेस में देख सकते हैं आगे चलकर गिवन द साइज ऑफ इंडिया और आवर पॉपुलेशन, और उन्होंने वो रिजल्ट्स में भी दर्शाया है। अगर आप उनका जो नरिश को विच इज देयर वाटर एंड 3-4 उनके प्रोडक्ट्स है वो बिजनेस अगर आप देखेंगे तो किस तरह की भले छोटे बेस थे लेकिन किस तरह की ग्रोथ हुई है, टाटा संपन्न की किस तरह से ग्रोथ हुई है। एंड वन ऑफ द बिग रीजंस आई लाइक दिस स्टॉक इज टाटा संपन्न, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बिजनेस में गिवन कि जिस तरह से मेट्रोज सिटीज में लोग अभी खरीद करते हैं, इस बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है आगे चलकर। सो आई थिंक दिस इज अ स्टॉक दैट कैन बी बॉट विद अ टारगेट ऑफ 1100। शर्मिला मैम, टाटा कॉफी वो जो स्टारबक्स की कॉफी वो तो आपने नहीं जोड़ा इसमें, पसंद नहीं है क्या कॉफी? No, I didn't mention Starbucks, but of course अच्छी लगती है और Starbucks आपको मालूम है कि in the younger generation it's an aspirational place to be in। लोग वहाँ सिर्फ just to take a picture मैंने देखा है कि गए
कि दिखाने के लिए कि बस भाई हम स्टारबक्स में बैठे हैं। तो यू नो इट्स अ ग्रेट मॉडल, और जिस तरह की वहाँ पर भी उनकी ग्रोथ हुई है, especially post COVID, I think it's a business that can really grow from here. अगर आप न्यूयॉर्क में गए हो, and I'm sure you've been to New York, I've seen Starbucks at almost like every 100 meters. You know, so we have a long way to go as far as coffee consumption is concerned. कॉफी इज द न्यू लिकर, ये वैसे भी बोला जाता है इंडियन मार्केट्स के लिए, और बहुत हाई डिमांड है स्पेस की अब। और QSR का अगर आप कोई भी पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं अलॉन्ग विद FMCG कंपनी, तो एक पूरा पैकेज आपको टाटा कंज्यूमर में दिखाई पड़ सकता है। तो 3 नाम शर्मिला मैम ने भी आपको बताए हैं, वो एक एक करके सभी नाम आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, साइंट और तानला प्लेटफॉर्म, ये 3 नाम आपको गौरांग सर ने बताए हैं, और एमी ऑर्गेनिक्स, मैप माई इंडिया और टाटा कंज्यूमर। तो न्यू एज बिजनेस के साथ साथ ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ एक कॉम्बिनेशन आपको शर्मिला मैम ने भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर आपका भी, और शर्मिला मैम आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर से, और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमें बताने के लिए। फिलहाल अब वीकली टॉपिक्स को समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।